हेलो बच्चों, अर्जुन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम वीडियो सीरीज में 7th चैप्टर पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। हमने जो सवाल किए थे अब उसके आगे कंटिन्यू करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल है, सबसे पहला मतलब 21वां सवाल है। 20 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, आई बटन में आ रहा होगा। अब देखिए, सबसे पहला मतलब यहाँ का जो 21वां सवाल है वो ये है कि जो नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, क्यों? जो नाइट्रोजन है वो पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, यानी NCl5 नहीं बनता। अब ये क्यों नहीं बनता है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो देखिए इधर, अगर ये सवाल कह रहा है कि भाई NCl5 क्यों नहीं बनता, ठीक है ना। NCl3 बनता है, PCl5 बनता है, तो NCl5 क्यों नहीं बनता, यानी नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड क्यों नहीं बनता, इसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए इधर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, डी कक्षक नहीं है भाई। अगर इसको इलेक्ट्रॉन भेजने हैं तो उसके पास डी कक्षक नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हमें पता है कि इसके पास क्या होता है, NH2 और NP3 होता है। NH2 NP3। अब इसके पास डी विन्यास मतलब डी कक्षक की अनुपस्थिति है। तो आगे जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ये डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण यहीं रहते, आगे नहीं जा पाते, और वो किसी भी हैलाइड के साथ यानी पेंटा हैलाइड नहीं बना पाता। तो हम क्या कहेंगे, डी कक्षक की अनुपस्थिति। एक लाइन में आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। वर्ग 16, वर्ग 16 के तत्व कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम। ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, पोलोनियम भी होता है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि वर्ग 16 के तत्वों की हाइड्राइडों का अम्लीय गुण, कौन सा गुण? अम्लीय गुण का बढ़ता हुआ क्रम। अब मेरे को बताओ, अम्ल कौन होता है? अम्ल वो होगा जो H+ आयन देगा। अम्ल कौन होगा? जो H+ आयन आसानी से देगा, उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक है। तो ये कह रहा है कि अम्लीय गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है? हमारे सामने ये जो दिए हुए इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय गुण किसमें होता है? तो हमें समझना भी जरूरी है, सिर्फ आंसर रटने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इधर, H+ आयन वही आसानी से त्यागेगा जिसका हाइड्रोजन बहुत ही वीकली यानी बहुत ही दुर्बल बंध से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये रीजन लिखा हुआ है, देखिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। अब अम्लीय गुण जो बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि आकार बढ़ता है। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन से सल्फर पर जाओगे, सल्फर का आकार बड़ा होता है। सल्फर से सेलेनियम के पास जाओगे, आकार बढ़ेगा। टेलियम के पास जाओगे, आकार बढ़ेगा। अब अगर आकार बढ़ेगा, जैसे अगर मैं बॉन्ड की बात करूं, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन और ये टेलीरियम है। तो इनके इनके बीच में जो आकार का डिफरेंस है, इसका आकार छोटा है और इसका आकार बहुत बड़ा है। तो जब आकार बड़ा होगा तो बंध लंबाई भी क्या होगी? ज्यादा होगी। बंध लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी। देखिए, एक ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है, इस प्रकार का। लेकिन एक हाइड्रोजन और एक टेलीरियम इतना बड़ा है। तो आकार बड़ा होगा तो बंध लंबाई बढ़ेगी, और बंध लंबाई बढ़ने से वो जो बंध लंबाई जितनी ज्यादा लंबी होती है, बंध उतना ही दुर्बल होता है। ये चीज हमें भी पता है, और एक नॉर्मल सी बात है कि लकड़ी का छोटा टुकड़ा है तो आप उसे आसानी से नहीं तोड़ सकते, लेकिन लकड़ी का अगर कोई बड़ा टुकड़ा है तो आप उसको आसानी से तोड़ सकते हो। छोटे टुकड़े को हमें तोड़ना सा थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बंध लंबाई जितनी ज्यादा बढ़ेगी, बंध दुर्बल होगा, और बंध दुर्बल होगा तो बंध आसानी से टूटेगा। और अगर बंध आसानी से टूटेगा तो वो हाइड्रोजन भी अपना आसानी से बाहर निकल जाएगा H+ के फॉर्म में। तो अगर कोई H+ देता है तो इसका मतलब वो अम्लीय है। तो आसानी से कौन देता है? या आसानी से देता है, इस कारण ये प्रबल अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ये तो हमारे पास हो गया कि ये प्रबल अम्लीय है। अब अगला जो सवाल है वो है 23वां, कि वर्ग 17 के अंदर जो फ्लोरीन है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है। जो फ्लोरीन है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक कौन से? जो अपचयन करवाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और अपचायक कौन होंगे? जो क्या करवाएंगे? ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो यहाँ पे इसने कहा है कि F2 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसका मतलब वो अपचयन करवाता है। तो इसका कारण क्या है? तो देखो इधर, कारण के अंदर हमारे सामने दिए हुए सबसे पहला कारण है कि फ्लोरीन फ्लोरीन बंध की वियोजन एंथैल्पी बहुत ही कम है। जो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है उसकी वियोजन एंथैल्पी क्या है? बहुत ही कम है। दूसरा कारण क्या है? फ्लोरीन की जल योजन एंथैल्पी अधिक है। तीसरा कारण क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का भी मान भी उच्च होता है। तो ये कुछ आपके रीजन थे, इसी कारण ये प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं आगे। सवाल आपका 24वां। ऑक्सीजन गैस है, जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो एक गैस के फॉर्म में रहती है O2, जबकि सल्फर S8, सल्फर का फॉर्मूला S8, ठीक है, ये ठोस के रूप में रहता है। ऐसा क्यों, जबकि दोनों एक ही वर्ग के तत्व है? तो देखिए इधर, हमारे सामने अभी कहा है कि ऑक्सीजन क्या है, एक ऐसा
द्विपरमाणु अणु है। देखो कैसा है, द्विपरमाणु अणु O2 के फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन कैसे रहता है, O2 के फॉर्म में। जबकि सल्फर कैसे रहता है, सल्फर रहता है S8 के फॉर्म में। ठीक है, तो द्विपरमाणु अणु है और सल्फर बहुपरमाणु अणु है, तो इसी कारण एक ऑक्सीजन गैस में है जबकि सल्फर ठोस में है। अब इनके पीछे भी रीजन के अंदर आपको लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन में दोनों परमाणु आपस में द्विबंध से जुड़े रहते हैं, डबल बॉन्डेड होता है। ठीक है, जबकि सल्फर में सभी परमाणु एकल बंध से जुड़ा है, तो बहुपरमाणु आपस में पूरा इनका जाल होता है, इसी कारण वो सभी मजबूती से बंधे होते हैं और एक ठोस रूप में होते हैं। जबकि ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ दो ही परमाणु है और वो दोनों डबल बॉन्डेड होते हैं और पाई बॉन्ड थोड़े से वीक होते हैं। तो ये नॉर्मल बात हो गई। अब बात करते हैं आगे 25वें सवाल की ओर। 25वां सवाल है कि अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बनाने की समीकरण आपको नीचे दी हुई है। इस समीकरण के अंदर देखो, ये अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की हमने रिएक्शन करवाई। तो यहाँ से देखिए इधर एक हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है, मतलब टोटल अगर आप देखो तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आए, दो नाइट्रोजन सेम आ गए। देखो बैलेंस रिएक्शन है, तो क्या बन गया, अमोनिया बना, साथ में जल बन गया और कैल्शियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो ये था अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बनाने की रासायनिक समीकरण। अब बात करते हैं 26वें सवाल की ओर। 26वां सवाल है कि क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में प्रवाहित किया जाता है। तो अगर देखो जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में प्रवाहित करोगे तो क्या बनेगा, तो जल में प्रवाहित करने पर सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है ना, ये रहा SO2 प्लस जल H2O, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। कैसे, देख लो आप, H2 ये आ गया और SO3 ये बन गया, जिसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रह जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। अब अगला सवाल 27वां। 27वां सवाल आपके पास कि पीसीएल फाइव की संरचना सभी को पता होगी। ठीक है, नॉर्मल है और 11th में भी आती है। एक बार मैं वापस बना देता हूँ, देखो इधर त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है। ठीक है, इस प्रकार की, ये इस टाइप से होती है आपके, जिसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्लोरीन होता है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ी बना देते हैं, है ना। ये देखिए इस प्रकार से, यहाँ पे ये पी और ये इस प्रकार से, और एक इधर, तीन क्लोरीन, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तीन तो यहाँ पे होंगे क्लोरीन और दो ऊपर होंगे। ठीक है, नॉर्मली आप समझ गए होंगे किस प्रकार की संरचना है। तो PCl5 की संरचना में उपस्थित अक्षीय और निरक्षीय बंध की अलग अलग लंबाई का कारण। अब लंबाई कैसे अलग अलग, देखो अभी मैंने बताया था आपको कि ये PCl5 है। ठीक है, अब ये लंबाइयां और एक PCl5 की ये तीन लंबाइयां, एक दो और आपकी ये वाली तीन। ठीक है, ये तीन लंबाई है। अब इसमें से देखो, जो ये वाली लंबाई है ये छोटी होती है और ये वाली लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमें समझना है। तो देखो इधर ने क्या कहा है कि इसके अंदर जो संकरण होता है, वो संकरण कौन सा है इसके अंदर, वो संकरण होता है sp3d संकरण। तो sp3d संकरण के कारण PCl5 की संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है। अभी जो मैंने बनाई थी कैसी होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है। इसमें तीन निरक्षीय बंध, ठीक है, तीन कौन से होते हैं, निरक्षीय बंध, समान और छोटे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण कम होता है, इनमें प्रतिकर्षण बहुत ही कम होता है और इसी कारण इनका जो बंध कोण है वो भी 120 डिग्री होता है। जबकि दोनों अक्षीय बंध आबंध समान और बड़े होते हैं, दोनों बड़े होते हैं क्योंकि इनमें 90 डिग्री का कोण होता है और इनमें प्रतिकर्षण भी अधिक लगता है। तो यही इसका एक रीजन हो जाएगा। अब अगला सवाल आपके 28वां कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक होती है, ऐसा क्यों। जबकि विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान भी रखना है। तो इसने पूछा क्यों होता है ऐसा, तो ये इसके छोटे आकार के कारण होता है। किस कारण होता है, छोटा आकार, क्योंकि फ्लोरीन का छोटा परमाणु आकार होता है। ठीक है, क्या होता है, छोटा परमाणु आकार होता है, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन बहुत ही पास पास आ जाते हैं और इसी के कारण उनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। और प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा तो नए इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता इसमें कमी आ जाती है। बात नहीं समझ रहे, देखो मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा बहुत कि छोटा आकार है ये अब किस प्रकार से। ठीक है, आकार छोटा होता है 2p कक्षा के अंदर। अब यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास में होते हैं। अब सभी इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, आकार छोटा, इसके कारण इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण के कारण अगर कोई दूसरा नया इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तो उसको अंदर ही नहीं आने देंगे, क्योंकि सभी आपस में पास पास बैठे और सभी को दूर भेज रहे हैं, मतलब प्रतिकर्षण बहुत ही ज्यादा है, इस कारण संभव नहीं है। तो ये हो गया आपके 28वां सवाल। तो बात करते हैं 29वें सवाल की, और 29वां सवाल है कि यूरिया के जल अपघटन से कौन सी गैस बनती है।
तो यूरिया का भी आपको सूत्र याद रखना है NH2CONH2, ठीक है, याद रह जाएगा NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र है। तो यूरिया के जल अपघटन से कौन सी गैस बनती है? तो हमेशा अमोनिया गैस बनेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन सी गैस बनेगी? अमोनिया गैस, ठीक है। अब अगला सवाल आपके 30वां सवाल, 29वां सवाल हो चुका है। 30वां सवाल है कि हीलियम का उपयोग गोताखोरी में किया जाता है ना। जब भी आपने देखा होगा कि जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र में जाते हैं तो उनके सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन गैस के साथ में हीलियम गैस को भी मिक्स किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखो इधर, हीलियम जो क्या है आपके एक तरह से रक्त के अंदर विलय होती है। तो यहाँ पे समझिए ध्यान से कि गोताखोरों द्वारा ले जाए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम को ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में मिलाया जाता है। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन को तनुकरण करने के लिए मिलाया जाता है, और क्योंकि रक्त में इसकी विलेयता बहुत ही कम होती है, सॉरी मतलब रक्त में इसकी जो विलेयता होती है बहुत ही कम होती है। अगर विलेयता ज्यादा होगी तो नॉर्मली अगर हम हीलियम नहीं मिलाएंगे तो जब वो ज्यादा गहराई तक जाते हैं तो जो ब्लड है वो बाहर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसी वजह से इनके अंदर क्या मिलाया जाता है? हीलियम गैस को मिलाया जाता है। तो ये हो गई आपकी 30वां सवाल। अब अगला सवाल 31वां, उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक बहुत कम होते हैं, क्यों? उत्कृष्ट गैसें मतलब जो आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन जो गैसें हैं, अक्रिय गैसें, इनके क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इनके क्वथनांक इसलिए कम होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, दुर्बल वॉन डेर वाल बल पाया जाता है, ठीक है। इनके अंदर कोई अलग से एक्स्ट्रा बंध नहीं पाया जाता, ना इनके अंदर सहसंयोजक बंध होता है, ना आयनिक बंध होता है, ठीक है, ना कोई उपसंयोजक बंध होता है। इनमें केवल और केवल एक दुर्बल वॉन डेर वाल बल पाया जाता है, और ये सब एक एक परमाणविक है। कैसे हैं? एक परमाणविक, आपस में कोई भी बंध नहीं बनाता। तो ये इनकी बात हो गई। अब अगला सवाल आपके पास कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड की अम्लता जल से अधिक होती है, क्यों? ठीक है, तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड में जो आपके हाइड्रोजन और सल्फर की बंध लंबाई है, वो जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बंध लंबाई से अधिक होती है, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन से बड़ा है, आकार में बड़ा है, जिसके कारण जो आपका सल्फर हाइड्रोजन बंध है वो आसानी से टूट जाता था। अभी हमने पहले भी ये रीजन देखा कि आकार बड़ा होगा तो बंध लंबाई भी ज्यादा होगी, और बंध लंबाई ज्यादा होगी तो आसानी से टूटेगा, और अगर आसानी से टूटेगा तो H प्लस भी क्या होगा, आसानी से देगा, और इसी कारण हाइड्रोजन सल्फाइड किसकी तुलना में, जल की तुलना में एक प्रबल अम्ल, ठीक है। तो ये 32वां सवाल हो गया। अब आपका 33वां सवाल है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड वायु में भूरे रंग की क्यों हो जाती है? जो NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO, तो वो इसलिए भूरी हो जाती है क्योंकि उसका ऑक्सीकरण हो जाता है वायु में। जैसे आप उसको खुला छोड़ोगे तो उसका स्वतः ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, और स्वतः ऑक्सीकरण होने के कारण वो NO से NO2 में बदल जाती है, और NO2 जो है उसका रंग कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। तो ये आपका रीजन था। अब 34वां सवाल कि जल द्रव है, मतलब H2O एक द्रव है जबकि H2S गैस, ऐसा क्यों? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ठीक है। जल के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन, जबकि H2S में कोई हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, तो इसी कारण ये ऐसी परिस्थिति बनती है। अब आपका 35वां सवाल है, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करती है? जो आपकी ओजोन गैस है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। अब ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ओजोन आसानी से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। आपने ओजोन की जब भी अभिक्रिया देखी होगी तो उसकी अभिक्रिया में आपने ये देखा है कि ओजोन जो है वो आसानी से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। नवजात का मतलब नॉर्मली आपने इस प्रकार की कोष्टक के अंदर कोई ऑक्सीजन, ये इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। तो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, और इसी के कारण ये एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया करती है। तो ये इसका रीजन हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, उन दो विषैली गैसों के नाम बताओ जो क्लोरीन गैस से बनाई जाती है। तो देखो क्लोरीन गैस से बनने वाली एक तो है फॉस्फीन गैस COCl2 कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, दूसरी जो आपके है अश्रु गैस यानी आंसू गैस, वो ये हो जाएगी, और इसके दोनों का सूत्र भी दिया हुआ है, NO2 है ना, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये CCl3 और NO2 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे 37वां सवाल। देखो सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें, उन सभी बच्चों को भेजें जिनको इनकी जरूरत है। तो देखिए अगला सवाल 37वां है, जल के साथ फ्लोरीन तथा क्लोरीन की अभिक्रिया लिखिए। दोनों की अभिक्रिया मैंने सेपरेट लिख ली है, जिसके अंदर आपके जल के साथ जो फ्लोरीन की करवाते हो तो HF, फ्लोरीन के साथ करवाते हो तो HCl, ठीक है। अब उसके साथ में नवजात ऑक्सीजन भी बन रहा है। तो देखिए इधर यह 38वां सवाल है, उत्कृष्ट गैसों के परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं, क्यों? तो अभी हमने रीजन पढ़ा था। नॉर्मली देखो ये चैप्टर कैसा है, इसमें ज्यादातर के आंसर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख भी लोगे सवाल को
तो आपको आंसर हाथों हाथ मिल जाएगा। लगभग सबके आंसर एक जैसे होते हैं और थोड़ा-सा दिमाग लगाना तो आंसर मिल भी जाता है हमें, ठीक है? इसमें अगर आपने एक बार भी चैप्टर को पढ़ा है तो आसान है। बहुत मतलब बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा-सा टफ लगता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में एक खासियत ये है कि लगभग सबके आंसर एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा-सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर हमें पता चल जाए कि इसमें कौन-सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो बहुत ही आसानी से हम उसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए इधर इसने कहा है कि उत्कृष्ट गैसों के परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं, क्यों? तो अभी मैंने बताया था कि उत्कृष्ट गैस के अंदर जो परमाणविक त्रिज्या होती है, उसका कोई मान नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि वो एक परमाणुविक है। कैसे हैं? एक परमाणुविक है और इनकी वॉन डेर वाल त्रिज्या भी ज्ञात की जाती है। भई जब उनकी कोई परमाणुविक त्रिज्या नहीं है तो हम उनके अंदर वॉन डेर वाल त्रिज्या ज्ञात करते हैं और ये त्रिज्या परमाणुविक त्रिज्या से कैसी होती है? बड़ी होती है। इसी कारण हम क्या कहते हैं कि उत्कृष्ट गैसों के परमाणुविक आकार बड़े होते हैं, ठीक है? क्योंकि उनके अंदर परमाणुविक त्रिज्या तो वो ज्ञात ही नहीं कर सकते और ज्ञात नहीं कर सकते तो हम उसकी वॉन डेर वाल त्रिज्या ज्ञात करते हैं और यही रीज़न रहता है। अब बात करते हैं 39वां सवाल है कि जो अमोनिया है वो हाइड्रोजन बनाती है परंतु फॉस्फीन नहीं बनाती, यानी पीएच3 बंद नहीं बनाती जबकि एनएच3 बनाती है। ऐसा क्यों है? तो देखो इधर अमोनिया में क्या होती है कि जो नाइट्रोजन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है। किसकी तुलना में? फास्फोरस के, मतलब फॉस्फीन के फास्फोरस की तुलना में, है ना? यानी एक पास आपके पास है NH3, दूसरा है पीएच3। तो इसमें नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है? तो ये आपके आंसर हो गया। अब लास्ट सवाल है आपका 40वां। यह है कि फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार के कारण को बताइए, यानी असामान्य व्यवहार के क्या क्या कारण है। तो फ्लोरीन का पूछे, नाइट्रोजन का पूछे, यानी किसी का भी असामान्य व्यवहार का कारण पूछे तो उनका लगभग आंसर सबका एक जैसा ही रहता है। कोई एक आधा पॉइंट जो ऊपर नीचे होता है, बाकी सबका आंसर एक जैसा ही है। यानी सबसे पहला तो आंसर ये तो सब में आपको कॉमन है, जो लगाना है वो है छोटा आकार, दूसरा उच्च विद्युत ऋणात्मकता और तीसरा डी कक्ष की अनुपस्थिति। ये तीन तो है जो नॉर्मली कॉमन किसी भी का पूछे, नाइट्रोजन का पूछ ले यानी या ऑक्सीजन का पूछ ले या फिर फ्लोरीन का पूछ ले कि इनका असामान्य व्यवहार के क्या कारण है, तो ये नॉर्मली तीन तो कॉमन है जो आप किसी के अंदर भी लगा सकते हो। तो ये आपके 40 सवाल जो थे इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिए। 20 सवाल इसमें थे, 20 सवाल इससे पहले आने वाली वीडियो में थे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। इसके अलावा अपन आगे जो है 8th चैप्टर आएगा, फिर 9th चैप्टर, धीरे-धीरे अपन सभी चैप्टर को कवर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी पेज अर्जुन क्लासेस उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पर भी पेज अर्जुन क्लासेस 1997 जहाँ रोज़ नए-नए फैक्ट और आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो आप वहाँ पर भी जाके आप इंस्टा फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।